Assalamu alaikum students. Myself Zahid Ahmed Bhatt and I am from FEI Naugam, Srinagar. I am your English teacher and today my topic is verbs and we will talk about some of its types. So let's start. Okay, we'll start with the definition of verb. A verb is a word or combination of words that indicates action or state of being or process or possession, sorry. तो जैसा कि आपने इसे पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज 8 और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब ही है। पहले क्लासेस में हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ब इज ओनली अबाउट एक्शन वर्ड्स या खाली जिन वर्ड्स में एक्शन हो उन्हीं को वर्ब कहते हैं। लेकिन फिर आने वाली क्लासेस में हम ये डेफिनेशन आमतौर पे पढ़ते हैं जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। A verb is a word or combination of words. Verb उस वर्ड को या उन वर्ड्स को कहते हैं। What does combination of words indicates? It indicates that a verb can be combined of more than one words. कभी कभी एक सेंटेंस में वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स का हो सकता है। अब वर्ब क्या है, पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ब उस वर्ड को या उन वर्ड्स को कहते हैं जो एक सेंटेंस में या तो एक्शन को इंडिकेट करते हो या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करते हो या फिर कोई पोजीशन दिखाते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां नीचे तीनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक्शन की भी, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग की भी और पोजीशन की भी। जैसे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस ये एक्शन इंडिकेट करता है, दैट मींस दिस रैन इज अ वर्ब। क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कोई भी वर्ड या कोई भी वर्ड्स जो एक्शन को इंडिकेट करते हो, स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करते हो या पोजीशन को इंडिकेट करते हो। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है द बेबी स्लीप्स। अब ये स्टेट है, ये स्लीप जो यहाँ पे है स्लीप वर्ब है और इट्स अ स्टेट ऑफ बेबी, ये भी वर्ब है। उसके बाद पोजेशन में आई हैव अ कार, किसी के पास कार होना, ये भी वर्ब है। अब तीनों चीजें आ गई इसमें, एक तो एक्शन भी आ गया, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग भी आया और तीसरा पोजेशन भी आया। लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा वर्ब को। अब जो हमने डेफिनेशन देखी ऊपर, उसके अलावा मेरे हिसाब में, मेरे ख्याल से एक वर्ब उस वर्ड को कहेंगे या उन वर्ड्स को कहेंगे जो एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी बोलते हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है a verb usually tells us about some person or thing। अब जो एक सेंटेंस में कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगा, नॉर्मली वो सब्जेक्ट होता है। अब उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो वर्ड हमें बताएगा उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रिलेटेड जो वर्ड हमें बताएगा कुछ, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है या सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उस वर्ड को वर्ब कहते हैं। अब इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे, इट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अगर किसी सेंटेंस में हमें कोई वर्ड ये बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस वर्ड को वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां पे लिखा हुआ है राहुल लाफ्स। राहुल को मैंने अंडरलाइन करके पी लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक मैंने दो चीजें कही, एक तो पर्सन होगा या फिर थिंग होगा। पर्सन या थिंग सब्जेक्ट होंगे। मैंने दोनों को लाया है दो डेफिनेशन, दो एग्जांपल्स में। पहले एग्जांपल है राहुल लाफ्स और राहुल को अंडरलाइन करके पी क्योंकि राहुल इस सेंटेंस में पर्सन है और लाफ्स, दिस इज द थिंग दैट इज बीइंग डन बाय द राहुल, जो ऊपर लिखा हुआ है व्हाट ए पर्सन डज या व्हाट ए थिंग डज। ठीक है, अब ये लाफ राहुल कर रहा है, अब जो सब्जेक्ट करेगा किसी सेंटेंस में वो वर्ब है। अब दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं द क्लॉक स्ट्राइक्स।
क्लॉक क्या कर रही है, क्लॉक स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, समटाइम्स अ क्लॉक कैन स्ट्राइक 10 o'clock, समटाइम्स इट कैन स्ट्राइक 8 o'clock, समटाइम्स इट कैन स्ट्राइक 11 o'clock, ठीक है। अब ये स्ट्राइक जो है ये क्लॉक कर रही है, एंड क्लॉक इज अ थिंग। मैंने ऊपर कहा पहली कंडीशन क्या है, यूजुअली वर्ब उसको कहेंगे जो हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड तीन चीजें कहेगा। पहली चीज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसमें ये एग्जांपल्स हैं। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है। अगर हमें कोई वर्ड या कुछ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ये कहेंगे कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, वो जो वर्ड्स होंगे या वर्ड होगा वो भी वर्ब है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल सेम लाई है, राहुल और क्लॉक की। राहुल पर्सन है और क्लॉक थिंग है, आपको समझाने के लिए। अब देखो आप, राहुल इज बीटन। अब राहुल को क्या किया जा रहा है, उसको बीट किया जा रहा है। राहुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो भी किया जाएगा वो भी वर्ब है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज डन टू अ पर्सन, अब राहुल को बीट किया जा रहा है। अब राहुल को ये बीट करना ये भी वर्ब है। अब इसमें दो, इज और बीटन दोनों मिला के वर्ब हैं। जैसे हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ा, वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स का हो सकता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम लेंगे थिंग की, द क्लॉक इज ब्रोकन। इसमें वर्ब इज और ब्रोकन दोनों मिला के हैं। क्लॉक इज अ थिंग और क्लॉक के साथ क्या हो रहा है, क्लॉक को क्या किया जा रहा है, क्लॉक टूट चुकी है, ठीक है। इसका ये टूटना ये भी वर्ब है। सो क्लियर। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। एक पर्सन या थिंग जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो क्या है, ये भी वर्ब ही होता है, जो हमें ये बताएगा कि कोई पर्सन या थिंग क्या है। वो वर्ड भी एक सेंटेंस में वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यू आर स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट हो और आपका एक स्टूडेंट होना वो भी वर्ब है, ठीक है। किसी का कुछ होना वो भी वर्ब है। जैसे somebody इज डॉक्टर, ठीक है, somebody इज इंजीनियर, उनका ये इंजीनियर होना, किसी का डॉक्टर होना। मेरा टीचर होना, आई एम अ टीचर, मेरा टीचर होना इज, ये भी यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहाँ पे अजीब एक चीज आपको लगी होगी कि ऊपर वाली एग्जांपल में यहां भी इज है, यहां भी इज है और यहां भी इज है, लेकिन यहां इज अकेले वर्ब है, वहां इज ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मसला क्या है, देखो मसला ये है, रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, जो उसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा दैट विल बिकम द मेन वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें मेन वर्ब ना होगा, जैसे ऊपर वाले यहाँ पे ब्रोकन मेन वर्ब है, यहाँ पे बीटन मेन वर्ब है। या इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी लाफ्स, वहां पे लाफ है, ठीक है। उसके अलावा जो भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी उनमें मेन वर्ब था। लेकिन अब अगर कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें मेन वर्ब ना हो, वहां पे ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इसका मेन वर्ब है और यहाँ पे इज इसका मेन वर्ब है। इसीलिए मैंने नोट में नीचे लिखा हुआ है, अ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। अब वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि नो सेंटेंस कैन एवर एग्जिस्ट विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं बनाया, ना ही कोई बना सकता है जो वर्ब के बगैर हो। Even a sentence can exist without an article. It can exist without preposition. सेंटेंस प्रिपोजिशन के बगैर भी हो सकता है, आर्टिकल के बगैर भी हो सकता है, प्रोनाउन के बगैर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन a sentence can never be without a verb. This is the reason the verb is the most important word in a sentence. जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, उसके बाद मैंने लिखा a verb often consists of more than one word.
जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि a verb is a word or combination of words। अब यही बात यहाँ पे मैंने दोबारा लिखी हुई है आपकी समझ के लिए कि एक सेंटेंस में जो वर्ब होगा कभी कभी वो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड का होता है। फिर मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे, द वॉच हैज बीन फाउंड, दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इट। अब इसमें हैज प्लस बीन प्लस फाउंड, ये तीनों वर्ड मिला के एक वर्ब बनाते हैं इस सेंटेंस का, ठीक है। क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड का वर्ब हो सकता है। तो यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है द वॉच हैज बीन फाउंड। अब फाउंड इज नॉट ओनली द वर्ब ऑफ इट, हैज प्लस बीन प्लस फाउंड इज द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। मैंने पहले ही कहा वी विल टॉक अबाउट सम टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और जिन टाइप्स के बारे में हम आज बात करेंगे दोज वुड बी दोज 3 टाइप्स, ठीक है। हम इन 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दोज आर दी सब डिवाइडेड टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा टाइप दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और तीसरा जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, या समटाइम्स वी कॉल देम हेल्पिंग वर्ब्स। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि दोज 3 types are pretty much important for upcoming जो आने वाले हमारे वीडियोस हैं उनके रिलेटेड, क्योंकि हमें एक्टिव पीएसयू पढ़ना है, या हमें रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना है, या फिर हमें टेंसेस को पढ़ना है, उनमें इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसीलिए हम इन्हीं को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज verb. Okay, now look at the definition of transitive verb. A verb is transitive if the action does not stop with the subject, agent, oblique doer, but passes over from the subject to an object. देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहेंगे जो यहां पे एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसी के साथ एक्शन स्टॉप नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, बट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक एक्शन पास ओवर करेगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं, उस सेंटेंस को कहेंगे दैट इज हैविंग अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इन बोथ द केसेस दैट वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, द बॉय किल्ड अ स्नेक। अब द बॉय इज द सब्जेक्ट ऑफ इट, उसको अंडरलाइन करके मैंने एस लिखा हुआ है, और किल्ड इज द वर्ब ऑफ इट, अ स्नेक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। अब यहां पर जो वर्ब है इसकी एक्शन एंड नहीं होती है इस बॉय तक ही, ठीक है। जैसे हम मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा, अगर ऐसे सेंटेंस होगा द सन शाइन्स, अब शाइन्स इज सच एन एग्जांपल जहां पे एक्शन सन तक ही स्टॉप होती है, उसके आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन किल्ड बॉय से लेकर स्नेक तक चली जाती है, सब्जेक्ट से लेकर इट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, दैट सॉर्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने दूसरे अल्फाज में आपको ये कहा, ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहेंगे दैट इज हैविंग अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। आप दूसरे अल्फाज में इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, उस वाले सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ होगा उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? जैसे दूसरे एग्जांपल में लिखा हुआ है, राम was eating the food. Now the food is the object of the sentence, was eating is the verb of the sentence, and Ram is the subject of the sentence. और यहाँ क्या करता है, यहाँ एक्शन राम तक एंड नहीं होती है। अगर ये लिख के होता राम was eating, then it would not have been a transitive verb.
क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है द फूड, इसीलिए दिस वाज ईटिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यही वर्ब किसी और जगह पे ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मींस जहां पे इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा वहां पे ये वाले वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, जहां पे इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां पे ये वाले वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो कहां पे नहीं है वो हम आगे पढ़, जैसे हम दूसरा जो टाइप है जो हमें पढ़ना है इसके रिलेटेड, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब इज द अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हमने ट्रांजिटिव में पढ़ा जहां पे एक्शन पास ओवर होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, तो इसमें पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। A verb is intransitive if the action stops with the agent, subject or doer। ठीक है, जहां पर उस वर्ब को इंट्रांजिटिव कहेंगे जहां पे एक्शन स्टॉप होती हो सब्जेक्ट तक ही। सब्जेक्ट को दो अलग नामों से भी बुलाया जा सकता है, इसको डूअर भी कहते हैं, इसको एजेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट नॉर्मली एक सेंटेंस में वो होता है, वो चीज होती है, वो वर्ड होता है जो कुछ कर रहा हो। इट कैन बी समटाइम्स अ थिंग, इट कैन बी समटाइम्स अ पर्सन। जैसे यहाँ पे द सन शाइन्स, ठीक, अब ये शाइन्स इसमें वर्ब है इसीलिए इसको अंडरलाइन करके वी लिखा हुआ है, एंड द सन इज द सब्जेक्ट इसलिए इसको अंडरलाइन करके एस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्शन शाइन्स तक ही स्टॉप, सन तक ही स्टॉप होती है, इसके आगे चलती ही नहीं है एक्शन। सो दिस सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, दिस शाइन्स इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरीके से द बेबी वीप्स, अब ये बेबी वीप्स, ये जो एक्शन वीप्स है ये एंड होती है बेबी तक ही, दिस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो ट्रांजिटिव इज अ वर्ब। अब दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहेंगे जहां पे एक वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो। इन अदर वर्ड्स आई कैन से a verb is an intransitive one that does not have an object with it, इसके साथ ऑब्जेक्ट हो ही ना, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सो नाउ द थर्ड एंड last type of verb, that is called auxiliary verbs। auxiliary verbs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो auxiliary verb किनको कहते हैं? sometimes we call them helping verbs। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। auxiliary verbs are those verbs that help to form tense, mood or voice of some principal verbs। अब auxiliary verbs उन verbs को कहेंगे जो क्या करेंगे एक सेंटेंस में, जो हेल्प करते हैं, इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी क्योंकि ये हेल्प ही करते हैं। ऑक्सिलरी डज मीन हेल्पिंग। अब हेल्प करते हैं एक सेंटेंस में टू फॉर्म टेंस, टेंस बनाने में, या व्हाट इज द मूड ऑफ द स्पीकर, व्हाट इज द मूड ऑफ द सब्जेक्ट उसमें, या वॉइस बनाने में कि एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो, वो बनाने में जो वर्ब्स हेल्प करते हैं प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिलकर, मेन वर्ब के साथ मिलकर, उन वर्ड्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में ऐसे कहूंगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो एक सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ मिलकर या तो किसी सेंटेंस का टेंस बनाएंगे, किसी सेंटेंस का की वॉइस बनाएंगे, या फिर हमें सब्जेक्ट के मूड के बारे में पता चलेगा। सो बेसिकली देयर आर थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनकी तीन बेसिक फॉर्म्स है। पहली फॉर्म है टू बी, दूसरी है टू हैव और तीसरी है टू डू। ठीक है, और तीन इनकी बेसिक फॉर्म है। दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ इट। जैसे हर एक वर्ड की बेसिक फॉर्म होती है कोई ना कोई, एंड ईच वर्ड कैन बी रिटन इन 4 डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीकों से, वो अलग एक टॉपिक है। उसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। 3 बेसिक फॉर्म है। पहली बेसिक फॉर्म है टू बी, दूसरी है टू हैव और तीसरी है टू डू। और दे अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। एक सेंटेंस में इस तरीके से अपीयर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन
द डिफरेंट टेंस, अलग अलग टेंस यूज करना हो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तब ये अलग अलग फॉर्म में अपियर होते हैं एक सेंटेंस में। जैसे ये टू बी है, टू बी कभी इज बन जाएगा, समटाइम्स इट विल बी चेंज्ड इनटू एम और समटाइम्स आर। अब कब ये इज एम आर में बनेगा वो हम टेंसेस में हमें पढ़ना है। कब ये वाज बनेगा, वर बनेगा, बीइंग, बीन, विल बी, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ टू बी। टू बी इज द बेसिक फॉर्म और इसको अलग अलग टेंसेस में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। समटाइम्स इट इज यूज्ड एज इज, समटाइम्स एम, समटाइम्स आर, कभी कभी वाज, कभी वर, कभी बीइंग, कभी बीन, कभी विल बी। इसी तरीके से जो दूसरी बेसिक फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब्स की, दैट इज टू हैव। टू हैव sometimes changes into has, sometimes have, sometimes had, कभी कभी having, कभी कभी will have. This is the second basic form of auxiliary verbs. और तीसरी है that is to do. कभी कभी ये do में change होगा, कभी कभी does में, कभी कभी did में, कभी कभी will do में, ठीक है। So this was all about today's video. Hope you have understood whatever I have told you. तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो बेसिकली, इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस इससे अच्छे भी होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। सो फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। यम छ शमिस काल कर बता यत कची था तो